अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। तो मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे था और न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे मैंने लेक्चर दिया और मैंने न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे बताया कि कौन से केमिकल्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हैं, जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जो कि नर्व की कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, जो कि नर्व को कम्युनिकेट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ या एक न्यूरॉन से दूसरे मसल की तरफ नर्व की कम्युनिकेशन करते हैं। और फिर मैंने यह भी बताया कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि नर्व की कम्युनिकेशन जो है वो इनहिबिट हो जाए, और इनहिबिटरी फैक्टर्स भी मैंने बताए कि नर्व की कम्युनिकेशन जो है वो इनहिबिट हो सकती है या तो उस मकाम पे जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाते, उनकी कम तादाद रिलीज हो पाती है, या फिर वो जो पोटेंशियल जनरेट होता है जो उसके नर्व इम्पल्स के जो है वो का सबब बनता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने का सबब बनता है, वो पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाता। या फिर क्या होता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज तो होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक आते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से गुजर के, लेकिन क्या होता है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट कर पाते, उसमें नर्व की ट्रांसमिशन नहीं कर पाते, उसका पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पाते, या फिर अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं हो पाते। तो दोनों कंडीशन में इनहिबिशन होती है नर्व इम्पल्स की। या फिर यहाँ पे कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो जो एंजाइम्स पैदा होते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम पैदा होते हैं, वो एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते एसिटाइल कोलिन को। ये भी एक फैक्टर है। बहरहाल दोनों कंडीशन में कि अगर ये नर्व ट्रांसमिट हो रही हो न्यूरॉन से मसल की तरफ और मसल जो है उसने उसको रिस्पॉन्ड करना हो, मसल ने उसको रिस्पॉन्ड करना हो और वो उसको रिस्पॉन्ड ना कर पाए, मसल उसके लिए वर्क ना कर पाए, उस जो आने वाला पैगाम है उसके रिस्पॉन्स में वर्क ना कर पाए, तो नतीजतन क्या होता है, या फिर वो मसल ने पहले बहुत ज्यादा वर्क किया हो और बाद में उसकी जो है वो वर्किंग एबिलिटी जो है वो लॉस कर गई हो, या फिर वो वर्क ही ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, मायस्थीनिया ग्रेव्स कहते हैं। ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, मायस्थीनिया ग्रेव्स कहते हैं। अब मायस्थीनिया ग्रेव्स क्या है? मायस जो है ये लफ्ज निकला है किससे? ग्रीक जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है मसल, जिसका मतलब क्या है, मसल है। यूनानी जुबान का वर्ड है मायस जिसका मतलब है मसल, और इसके बाद थीनिया जो है इसका मतलब क्या है, मायस का मतलब क्या है, मसल, और थीनिया का मतलब है वीकनेस। थीनिया का मतलब क्या है, वीकनेस है। उसके बाद अगर ग्रेव्स की बात करें तो ग्रेव्स का मतलब है स्वेर। ग्रेव्स का मतलब है स्वेर, तो मतलब ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें मसल्स की वीकनेस हो जाती है और बड़ी स्वेर किस्म की जो है वो वीकनेस हो जाती है। क्या होती है, बड़ी स्वेर किस्म की वीकनेस होती है मसल्स की। अब मसल्स की वीकनेस है, मायस्थीनिया ग्रेव्स है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के मतलब बात करना चाहते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले 1895 में, कब, 1895 में जोली नामी साइंटिस्ट ने क्या किया, ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, इसने मायस्थीनिया ग्रेव्स सीडो पैरालिटिका, मायस्थीनिया ग्रेव्स सीडो पैरालिटिका, ये इसने टर्म मुतारफ कराई थी किसने, जोली ने। कब, 1895 में इसने जो है वो मायस्थीनिया के मुतालिक बताया था। अब उसके बाद क्या हुआ, 1934 का जमाना था जब मैरी वॉकर, 1934 का जमाना था जब मैरी वॉकर ने क्या किया, इसने एमजी को ट्रीट किया। एमजी स्टैंड्स फॉर मायस्थीनिया ग्रेव्स।
मैस्थीनिया को ट्रीट किया, इसका इलाज किया, किसके जरिए? ड्रग के जरिए इलाज किया। और कौन सी ड्रग का इसने इस्तेमाल किया? वो कौन सी थी? फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन जो है उस ड्रग का इस्तेमाल किया, और इस ड्रग को इस्तेमाल करते हुए इसने क्या किया? इस मैस्थीनिया ग्रेव्स को जो है वो ट्रीटमेंट किया। अब इसके बाद 1934 के बाद 1973 में पैट्रिक एंड लिंडस्टॉर्म ने क्या किया? इन्होंने मैस्थीनिया ग्रेव्स पे जो है वो प्रैक्टिकल किया, इस पे वर्क किया। और कैसे वर्क किया? ये जो रैबिट था उसको इन्होंने इस्तेमाल किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और मैस्थीनिया ग्रेव्स पे इन्होंने जो है वो वर्क किया। अब अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो इस मैस्थीनिया ग्रेव्स में, इस डिजीज में कौन कौन सी सिम्टम्स जाहिर होती हैं? तो ये ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, ये आईलिड्स जो है उनकी ड्रॉपिंग में ये जो है वो शो करता है। या फिर अगर हम आईज की देखें तो समटाइम ये होता है कि कुछ टाइम के लिए आईज जो है वो ओपन नहीं हो पाती, ठीक है, या देर से ओपन होती है। मसल्स वीकनेस शो करेंगे ना, तो मसल्स के अंदर उतनी स्ट्रेंथ पार नहीं रहेगी, उतनी स्ट्रेंथ पार नहीं रहेगी तो अपने एफिशिएंट वर्क शो नहीं कर सकते। तो आईज की अगर मसल की बात की जा रही है तो ये अपना जो है वो एफिशिएंट वर्क जो है वो शो नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर हम दूसरी एग्जांपल है जो जॉस की, ये जो जबड़े हैं, जॉस की बात की जा रही है, तो ये जॉस जो है वो च्यूइंग में इस्तेमाल होते हैं। खुराक जब हम मुंह में ले जाते हैं तो मुंह में ले जाने वाली खुराक को ये च्यू करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, और सलाइवा की हेल्प से इसे और जो है लुब्रिकेट करके ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये मसल्स जो हैं, जैसे ये मैस्थीनिया ग्रेव्स होगी किसी पेशेंट को, तो नतीजतन जो है वो जबड़े जो है, ये जॉज है, वो सही तौर पे वर्क नहीं कर पाएंगे। या उसके बाद बात करते हैं कि इसकी डाइजेस्टिव फेल्योर की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या होता है कि मैस्टिकेशन नहीं सही हो पाती। जैसे स्टमक में जो खुराक जाती है तो उसको जो है वो चबाया जाता है, मैस्टिकेट किया जाता है, तो नतीजतन उसे जो है चबाने का मतलब है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वो नहीं हो पाता। तो ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक फेलियर में शामिल होता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो जाहिर करते हैं कि मैस्थीनिया ग्रेव्स क्या है। और उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट की कि मैस्थीनिया ग्रेव्स को किस तरह टेस्ट किया जा सकता है। तो वो पहला टेस्ट है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज का टेस्ट क्यों करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि मैस्थीनिया ग्रेव में जब ये डिजीज होती है तो क्या होता है कि जब ये डिजीज होती है तो ऑटोमेटिकली जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज कर जाता है। और इम्यूनिटी यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि वो एंटीबॉडीज हैं, तो एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं। एंटीबॉडीज के बढ़ने की वजह से इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। अब ये इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंटीबॉडी। तो ये टेस्ट किया जाता है कि जब एंटीबॉडीज एक नॉर्मल रूटीन से ज्यादा बढ़ रही है, उनकी तादाद ज्यादा बढ़ चुकी है, तो नतीजतन क्या है कि उसको जो है एंटीबॉडीज का टेस्ट करते हैं। तो अगर वो हो तो मैस्थीनिया ग्रेव्स हो सकती है। या फिर दूसरा टेस्ट किया जाता है इलेक्ट्रोडिया गुनेस्टिक। इलेक्ट्रोडिया गुनेस्टिक जो है, इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड आपको पता है कि पोटेंशियल चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चार्जेस के डिफरेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चार्जेस को डिफरेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दो इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है कि इनसाइड द मेम्ब्रेन भी, आउटसाइड द मेम्ब्रेन भी। यहां पे दो वर्ड्स का मुतारफ क्या करवाया गया, कौन कौन से? जिटर एंड ब्लॉकिंग। ये जिटर एंड ब्लॉकिंग को क्यों मुतारफ किया? जिटर क्या है? जिटर क्या है कि ये इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है कि ये वो न्यूरॉन का वो पार्ट जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करवा रहा है, जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करवा रहा है, वहां पे जब वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाएगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, उस वक्त उसे क्या कहेंगे? जिटर। और अगर वो वहां से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से ट्रांसमिट होती है और ट्रांसमिट होने के बाद वो नर्व इम्पल्स जो है वो अगले मसल्स को, जिस मसल के पास जानी है और मसल ने इफेक्ट शो करना है उसके रिस्पॉन्स में, वो मसल उसको रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाता, वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने पैगाम नहीं शो कर पाते, वो रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाता, तो एज अ रिजल्ट हम क्या कहते हैं कि ब्लॉकिंग। तो ऐसे कंडीशन में हमें पता चल जाता है
कि अगर वहां पे वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर पा रहा मसल में, जिस मसल में उसने जो है वो अपना पैगाम क्रिएट करना है और मसल्स ने उस नर्व के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करना है और अपना जो है एक्शन शो करना है, अपनी मूवमेंट शो करवानी है, वो अगर वो नहीं करवा पाता, पोटेंशियल वहां पे जो है वो नहीं चेंज होता, तो देन इट विल बी कि वहां पे ब्लॉकिंग हुई है और ये किसकी तरफ लीड करेगा, मैस्थेनिया ग्रेव्स की तरफ। उसके बाद है आइस टेस्ट। आइस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आइस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम जानते हैं कि एंजाइम जो है वो अपने एक मखसूस टेम्परेचर में वर्क करते हैं और अगर वो टेम्परेचर कम हो जाए तो नतीजतन क्या होता है कि एंजाइम अपनी जो एफिशिएंसी है वो बेहतरीन तरीके से नहीं दिखा पाते। तो क्या किया जाता है कि जैसे कि आइज हैं या ऑर्बिट्स हैं, ये जॉज वगैरह हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, आइस को ड्रॉप आउट किया जाता है, आइस को रखा जाता है। जब आइस को रखेंगे तो एंजाइम जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है वो एंजाइम जो है वो अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगा, वो जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा। वो उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा, वो रिस्पांस सही तरह से नहीं कर पाएगा। तो ये चीज जो है हमें इससे भी जो है वो मैस्थेनिया ग्रेव्स का पता चलता है। उसके बाद क्या है, एड्रोफोनियम टेस्ट। अब एड्रोफोनियम टेस्ट में क्या किया जाता है? एड्रोफोनियम टेस्ट जो है ये पहले किया जाता था, फिर इसको जो है वो बैन कर दिया गया, तो जो है वो 2003 या 2006 में, लेकिन बाद में जो है वो इस पे देखा गया कि इसको जो बैन किया गया, इस पे काम नहीं किया गया। अब इसको बैन क्यों किया गया था मैं भी बताता हूं, क्योंकि एड्रोफोनियम टेस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं एड्रोफोनियम क्लोराइड, ये साल्ट इस्तेमाल करते हैं, एड्रोफोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। एड्रोफोनियम क्लोराइड जो है ये एक्चुअली दूसरा नाम है न्यूस्टिग्माइन का, मतलब न्यूस्टिग्माइन में जो साल्ट इस्तेमाल होता है एड्रोफोनियम क्लोराइड है। अब एड्रोफोनियम क्लोराइड को जब इस्तेमाल किया जाता है, मतलब न्यूस्टिग्माइन को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि बजाय इसके ये फायदा पहुंचाए तो इसके लॉसेस ज्यादा थे, इसके जो है बेनिफिट्स की बजाय जो है वो डिसएडवांटेजेस ज्यादा थे, एडवांटेजेस की बजाय डिसएडवांटेजेस ज्यादा थे। तो इसकी वजह से अगर ये एड्रोफोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता तो डेथ भी वाकई हो सकती थी, डेथ भी वाकई हो सकती थी। तो ये लिथैलिटी कॉज कर रहा था, इसकी लिथैलिटी कॉज करने की वजह से मसल्स जो हैं वो और ज्यादा वीक हो सकते थे और वो टेस्ट तो किया जा सकता था, तो डायग्नोज तो कर सकता था उसको मैस्थेनिया ग्रेव्स को, लेकिन वहां पे जहां पे हम उसको डिटेक्ट करते, उसको डायग्नोज करते, उसके साथ साथ क्या होता कि हम उल्टा जो है वो नुकसान भी दे देते मसल्स को। अब इसके बाद इसलिए इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद है इमेजिंग टेस्ट है। इमेजिंग टेस्ट में हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं और दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक एमआरआई है, दूसरा सीटी स्कैन है। एक एमआरआई है, दूसरा सीटी स्कैन है। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो कहते हैं इसे। अब दूसरा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या है? कंप्यूटेड जो है वो टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन एब्रिविएशन है किसका? कंप्यूटेड टोमोग्राफी का। एमआरआई किसका एब्रिविएशन है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। दोनों में क्या किया जाता है? इमेजिंग को लिया जाता है, इमेज लिया जाता है एक्सरेज को इस्तेमाल करके एमआरआई के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए, और हम उस पार्ट का इमेज लेते हैं जहां पे हमें ये फील होता है कि ये मसल्स अपनी वीकनेस दिखा रहे हैं, वो चाहे जाज के हों चाहे आर्बिट्स के हों, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा किसको लेते हैं? आर्बिट्स को या हेड रीजन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए वो सीटी स्कैन किया जाता है, ये एमआरआई किया जाता है, ताकि हम डिटेक्ट कर सके मैस्थेनिया ग्रेव्स को, उसकी इमेज लेके जो हम उसको जो है वो शनाख्त कर सकते हैं। अब क्या है कि ये डिजीज जब इसके टेस्ट हो जाते हैं तो फिर इसकी मेडिकेशन कैसे की जाती है? तो कॉमनली क्या किया जाता है कि ड्रग्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल से क्या होगा? ड्रग्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये नतीजतन क्या करेंगे, ये जब ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है उसके जो रिस्पांस जा रहा होता है, नर्व का जो नर्व ट्रांसमिशन जा रही होती है, मसल्स का क्विक रिस्पांस जो उसके नतीजे में जा रहा होता है, और मसल फटीग का शिकार हो जाते हैं। जो मसल
फटीग का शिकार हो जाते हैं, ये क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए मसल को रेस्ट देते हैं, नर्व्स को रेस्ट, न्यूरॉन्स को रेस्ट देते हैं और कुछ देर के लिए वो स्टे करते हैं और उसके नतीजे में कुछ टाइम के लिए मसल जो है जो फटीग का शिकार थे, मसल जो थकावट का शिकार थे, तो वो उनकी थकावट कुछ लम्हात के लिए खत्म होती है और कुछ रेस्ट मिलता है उनको और वर्क किया जा सकता है। लेकिन ये एक मुकम्मल तौर पर उसका इलाज नहीं है, कुछ लम्हात तक हम उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक और चीज, ये ड्रग जो है जो ऑटो इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही थी, इम्यून सिस्टम खुद ब खुद उसका इंक्रीज हो रहा था, एंटीबॉडीज इंक्रीज हो रही थी, तो उसको सुप्रेस कर देता है। जो एंटीबॉडीज की बढ़ती हुई तादाद है उसको रोक देता है कि भाई रुक जाओ, अभी और तादाद ना बढ़ाओ, उसको रोक देता है, क्योंकि एंटीबॉडीज का तादाद का बढ़ना हमें क्या है वो ले जाता है मैस्थीनिया ग्रेव्स की तरफ ले जाता है। उसके बाद दूसरा हम क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, तो नतीजतन जो है कि ये हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा। जब हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा तो वो एंजाइम जो वो न्यूरोट्रांसमीटर जिन्होंने हाइड्रोलाइज होने के बाद अफेक्ट करना था पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में उन्होंने पोटेंशियल क्रिएट करना था और उसमें नर्व इंपल्स को जनरेट करना था, तो वो कुछ देर के लिए रेस्ट कर जाएगा ताकि मसल फटीग का शिकार ना हो, मसल को रेस्ट मिले और मसल जो है बाद में अपना वर्क कर सके, लेकिन कुछ देर के लिए उसको जो है ट्रीट किया जाता है। उसके बाद है सर्जिकली, क्या किया जाता है, सर्जिकली इसको ट्रीट किया जाए। लेकिन अब सर्जिकली जो है वो 2006 में सर्जिकली तो इसको रिमूव किया जाता था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि सर्जिकली जब रिमूव तो किया गया लेकिन सर्जिकली इसका कोई बेनिफिट हमें जो है वो ज्यादा नजर नहीं आया। जब सर्जिकली इसका कोई बेनिफिट नजर नहीं आया तो उसके नतीजे में क्या देखा कि इसको बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन बाद में 2006 में इसको रोका गया और 2000 जो है वो 16 के लगभग 2016 या 13 या 16 में क्या किया गया, दोबारा दिया गया, इसको सर्जिकली एक्सपेरिमेंट किया गया और सर्जिकली जब देखा कि एक्सपेरिमेंट किया गया है तो यही सर्जिकल एक्सपेरिमेंट में, और लेकिन ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था, ये सर्जरी जो की गई ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में थी और उसने बेनिफिट्स दिखाए। बाद में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसने बेनिफिट्स दिखाए और हमने बेनिफिट्स को देखा। बहरहाल ये मेरा एक लेक्चर था किसके अबाउट जो है वो मैस्थीनिया ग्रेव्स के अबाउट लेक्चर था, लेकिन ये मैंने इसलिए क्योंकि ये डिजीज लिंक कर रही थी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, उनके इनहिबिशन के साथ। तो अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों को मेरे पसंद आते हैं तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि दूसरों तक भी ये लेक्चर जो है मुफीद अंदाज में पहुंच सके। अल्लाह।